हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का एक बार फिर से सीटेट शिक्षक सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के 18वें चैप्टर का प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकलन का निर्माण करना, प्राकल्पना का निर्माण करना, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक की जानकारी को एकत्र करना। जल्दी से बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और 20 से 25 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करना। सवाल है कि निम्न में से कौन सी जो है समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेज है ना। तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों को याद होगा, डिटेल क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि समस्या को समझना है ना। समस्या को समझना ये सबसे पहला चरण होता है। तो समस्या के प्रति जो जागरूकता होती है वो पहला चरण है। जब तक हम समस्या के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो फिर बाद के ये जो चरण है प्राकल्पना का निर्माण करना, तो जब समस्या के प्रति जागरूक होंगे तब प्राकल्पना का निर्माण हम लोग कर पाएंगे, है ना। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर अपना कुछ सॉल्व करने का तरीका देंगे, तो फिर उसका परीक्षण, फिर उसके बाद का स्टेप है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, ये इसके बाद का स्टेप है। तो सबसे पहला चरण ऑप्शन नंबर 3 है, समस्या के प्रति जागरूकता। सबसे फर्स्ट चरण समस्या को समझना होता है, समस्या को पहचानना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं दूसरे सवाल को। हमारा दूसरा सवाल है, बच्चों के बारे में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? ए है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। बी है, बच्चे समस्या समाधान करता हैं। सी है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता हैं। और डी है, बच्चे पर्यावरण के निष्क्रिय अन्वेषक हैं। अब ऑप्शंस पर आइए। बी, सी और डी सही हैं। ए, बी, सी और डी सही हैं। ए, बी और सी सही हैं। ए, बी और डी सही हैं। जल्दी से बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। सवाल है कि बच्चों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, पहला कथन देखिए क्या कहता है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। निष्क्रिय बिल्कुल नहीं है, वे सक्रिय हैं, तो ये कथन गलत है। बच्चे समस्या समाधान करता है, तो ये तो चैप्टर का ही नाम है कि बच्चा एक समस्या समाधाक तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, तो ये कथन सही है और ये भी कथन सही है। वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं बच्चे। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, ये भी बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि वे पर्यावरण में जो कुछ घटित होता है, जो भी चीज़ें होती है उससे अंतःक्रिया करते हैं, उनके बारे में वे सक्रिय रूप से आविष्कार खोज करते हैं कि वो क्या है, उसके बारे में पूछताछ करते हैं, उनकी जिज्ञासाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये बी, सी और डी ये तीनों कथन सही हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल है, शिक्षक डैश के अलावा निम्न में से सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। पहला ऑप्शन है, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। दूसरा है, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। तीसरा है, मुक्त खेल के लिए समय देने। चौथा है, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। जल्दी से बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। सवाल है कि शिक्षक डैश के अलावा हर एक स्थान में इनमें से कौन सा भरा जाएगा जिसके अलावा, ठीक है, इन चारों में से किसके अलावा सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो अब देखिए, इस तरह का जो अलावा वाला सवाल होगा ना, तो उनमें से 4 ऑप्शन में से एक बेमेल होगा। ठीक है, 3 ऑप्शन एक तरह का होगा और एक बेमेल होगा। आप लोगों को उसी को छांटना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। ऐसे भी ये नेगेटिव पॉइंट वाला ऑप्शन है ना। परिपूर्णता की अपेक्षा करना ये नेगेटिव पॉइंट है। किसी भी हम बच्चे से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह जो भी करेगा वो परफेक्ट करेगा। ठीक है, और यदि ऐसा करते तो वो गलत होता है। अब देखिए, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, तो ये मज़ेदार बना सकता है ना। समस्या समाधान को मज़ेदार बनाया जा सकता है इससे। मुक्त खेल के लिए समय देना, इससे भी समस्या समाधान को मज़ेदार बनाया जा सकता है।
फिर सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना, तो यह भी मज़ेदार बना सकता है। तो कौन नहीं मज़ेदार बना सकता है? ये पहला ऑप्शन। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। तो आइए जवाब दीजिए चौथे सवाल का और आज का चौका लगा दीजिए। सवाल है, निम्न में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होती है। जल्दी से बताएं। तो उम्मीद है कि आप लोगों का चौका आज का लग गया होगा। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सवाल है कि निम्न में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का एक विशेष चिन्ह है, अर्थात इसकी एक विशेषता है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। क्या केवल एक ही तरीके से सही उत्तर प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, अनेकों तरीके हो सकते हैं। ये तो पहला कथन गलत हो गया। समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है। केवल एक ही प्रकरण या सिद्धांत पर समस्या आधारित नहीं होती है, उसमें कई सिद्धांत या कई प्रकरण अंतर्निहित होते हैं। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया हुआ रहता है। यह बिल्कुल सही है कि जो भी समस्या का कथन रहता है, किसी भी समस्या को आप ले लोगे तो संकेत उसमें छुपे रहते हैं। गणित के ही कोई समस्या को ले लो तो उसके संकेत क्या होते हैं, उसमें छुपे रहते हैं और उन्हीं संकेतों को फाइंड आउट करके समस्या का हल करना होता है। तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं पाँचवें सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स आइए पाँचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। पाँचवां सवाल है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या किसी साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना। जल्दी से बताएं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्या है आंसर। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, ठीक है, फिर भी वह एक वयस्क या किसी साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। यानी कि जब उसे सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो वह समस्या का समाधान करने में सफल होती है। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, सहारा देना। एस्केप फोल्डिंग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। और ये किसका सिद्धांत है? आप लोगों को याद होगा, ठीक है, वाइगोत्स्की का, है ना। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से ये सवाल था। चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर के आखिरी सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स आज के सीटेड शिक्षक सीरीज का आखिरी सवाल आपके सामने ये रहा। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनसे सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है? जल्दी से बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। और ये कॉमन सेंस की बात है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में अकेले नहीं बल्कि समूह में किसी समस्या के ऊपर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, तब उनसे सीखने का जो वक्र होता है, अर्थात उनके जो लर्निंग की कैपेसिटी होती है, वो क्या होगी? बेहतर होगी या स्थिर रहेगी या अवनत होगी या एक समान ही रहेगा? तो ये पहला ऑप्शन सही है, बेहतर होगा। जब हम लोग समूह में किसी काम को करते हैं तो सीखने का जो वक्र होता है वो बेहतर होता है। सीखना यानी कि अधिगम ज़्यादा होता है, ठीक है। स्थिर बिल्कुल नहीं रहेगा, या तो बेहतर बढ़ेगा ही, जहाँ तक स्थिर तो होगा ही नहीं। अवनत का मतलब कम, डाउन होना, तो डाउन भी नहीं होगा, समान भी नहीं रहेगा। बेहतर ही सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आज के सीटेड शिक्षक सीरीज का यहीं पे अंत होता है। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।